Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss the next topic of the running chapter. Chapter number first, Constitution, why and how. And today's topic is framing of the Indian Constitution, task and perception. So let us start our discussion regarding our today's topic, framing of the Indian Constitution. How was the Indian Constitution made? भारतीय संविधान कैसे बना? Let's find out how the Indian Constitution was made. फॉर्मली औपचारिक रूप से द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया था, विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946. इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947. और इसके बाद फिर दोबारा से 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी दोबारा बैठक हुई थी. इट्स मेंबर वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ द provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was composed roughly along the line suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet, नोन एज द कैबिनेट मिशन. जो संविधान सभा की रचना है, कंपोजिशन है, लगभग उसी योजना के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया था जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति जिसका नाम क्या था, कैबिनेट मिशन, ने सजेस्ट किया था. अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस योजना के तहत क्या था, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन roughly in the ratio of 1:10. As a result of provinces were to elect 292 members while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. प्रत्येक प्रांत, देसी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें दी गई. अगर मोटे तौर पे देखें तो मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ एक सीट को प्रोपोर्शन में रखा गया. अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 सदस्य और देसी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें डिस्ट्रीब्यूट की. द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन. प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों, कम्युनिटीज़, कौन कौन सी, मुस्लिम, सिख एंड सामान्य में उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांट दिया गया. मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया. द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन. देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का जो तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था. नाउ नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट ए रियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. ये एक वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं थी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. इट वॉज इलेक्टेड बाय ए माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन. इसको चुना गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. 83% ऑफ द मेंबर्स वर हिंदू. 83% जो लोग थे वो हिंदू थे. मोस्टली फ्रॉम अपर क्लास, अधिकतर जो अपर क्लासेस से थे, जिसमें लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, बड़े बड़े जमींदार आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं. एंड सिमिलरली मुस्लिम अकॉर्डिंग फॉर अबाउट 13 ऑफ द कंपोजिशन. जो मुस्लिम थे वो 13% थे. and the member of the assembly drew their inspiration mostly from European
एक्सपीरियंसेस। उनको जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, यूरोपियन अनुभवों से ली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्रू एमिनेंट पर्सनस, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे विदाउट पार्टी एफिलिएशन, जिनका नाम क्या था, इट इंक्लूडेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, एच एन कुंजरू, गोपालास्वामी अय्यर एट्सेट्रा। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मीन्स भीमराव अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। एंड द कमेटी हैड luminaries like K.M. मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, T.T. कृष्णमाचारी एट्सेट्रा। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रेसिडेंट थे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे, वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे वो किससे प्रभावित थे, कुछ कंसेप्ट उनके सामने, जैसे लिबर्टी फ्रीडम, इक्वालिटी समानता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र ऑन द वन हैंड एंड बाय द आइडियल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑन द अदर। एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ वो आदर्श थे जिनको फॉलो किया गया था राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान। नेक्स्ट वन इज़ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मतभेद हुए थे विचारों में असेंबली के दौरान, वो कौन से थे। फर्स्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट 2/3 मेजोरिटी वॉज विद द कांग्रेस, कि 2/3 जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस के साथ थी। एंड द रियल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग रजिस्टर्ड विद नेहरू, कहता है जो डिसीजन निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो किस साथ वेस्टेड थी, नेहरू जी के साथ, सरदार पटेल के साथ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। हाउएवर, हालांकि दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये भी नहीं था कि असेंबली वॉज अनअवेयर, कि असेंबली को पता नहीं था ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल मासेस, की लोगों की आकांक्षाएं क्या है। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, दैट ऑस्टिन ने ऑब्जर्व किया था 2 सोशल रिवोल्यूशंस रन पैरेलल, कि भारत के अंदर 2 रिवोल्यूशन चल रहे थे। वन विच कल्मिनेटेड इन द नेशनल इंडिपेंडेंस एंड वॉज द नेशनल रिवोल्यूशन। पहला क्या था, इंडिपेंडेंस के लिए था, एक नेशनल रिवोल्यूशन था, और दूसरा क्या था, सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति, विच एम टू प्रमोट सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय को प्रमोट करे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को प्रमोट करे, यूनिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, जो नए देश आज़ाद हुए उनके जो स्टेट्स बनी उसके अंदर क्या स्टेबिलिटी रहे, निश्चितता रहे। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड हैड शेफ्ट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। अब जो मेंबर्स थे वो 3 विचारों में बट गए थे, एक शार्प आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड इट हैडेड शार्प आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधीयन आइडियल, जो फर्स्ट स्कूल था वो उसको रिप्रेजेंट करता है, गांधीयन आइडियल्स को बताता है, गांधी विचारधारा जी को, आदर्शों को बताता है। दिस स्कूल क्रिटिसाइज लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, इसने कहा कि मशीनीकरण नहीं होना चाहिए बड़े स्तर पे, एंड सजेस्टेड ए रिवाइवल ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे उद्योगों को दोबारा से जीवित किया जाए, मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए इंस्टेड ऑफ लार्ज स्केल। सेकंड, द सेकंड स्कूल वाज लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इसको किसके द्वारा चलाया गया था, समाजवादियों के द्वारा और कम्युनिस्ट ग्रुप के द्वारा। एंड दिस ग्रुप डिड नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस्ड एक्सेप्ट द बैकवर्ड ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेहरू हिमसेल्फ, इस ग्रुप में क्या था, नेहरू जी का प्रभाव था। नेहरू का जो कंसेप्ट था नेहरू जी का समाजवाद का, वॉज कमिटेड टू एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इगलिटेरियनिज्म, मतलब है कैसे समाज की स्थापना की जाए, वेयर एवरीबडी हैज़ इक्वल पार्टिसिपेशन, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, एंड अपोजिशन ऑफ सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इसका विरोध भी किया गया किस चीज़ का, टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पीसफुल चेंज इन द सोसाइटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में इससे क्या हुआ, एक पीसफुल चेंज हुआ सोसाइटी के अंदर। एंड थर्ड ग्रुप क्या था, द थर्ड ग्रुप वॉज ऑफ द राइटियस्ट लेड बाय द सरदार पटेल। द ग्रुप रिप्रेजेंटेड द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच एम्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सरदार पटेल जी थे ये कैपिटलिस्ट के फेवर में थे, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि वी शुड फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज़ टू सॉल्व द कंट्रीज़ प्रॉब्लम,
कि हमें क्या करना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है. Okay, so in this way there were 3 different views. So dear students, today we have discussed 3 different topics, so I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this topic. So till then, thanks and have a nice day.